तब वो देखते हैं कि झरना उल्टा बह रहा है। आमतौर पर झरने का बहाव ऊपर से नीचे होता है, पर इस झरने का पानी नीचे से ऊपर बह रहा था। ऐसे राजकुमार आगे देखते हैं कि रास्ते पर दो लोग मिलकर बैलगाड़ी खींच रहे थे और बैल उस बैलगाड़ी में खड़े थे। थोड़ी दूर एक घर के बाहर एक व्यक्ति रस्सी से बंधा हुआ था और एक कुत्ता कुर्सी पर बैठा हुआ था। अरे ये क्या? इस नगरी में एक के बाद एक विचित्र दृश्य दिखाई दे रहा है। कुत्ता कुर्सी पर बैठा है और उसका मालिक रस्सी से बंधा हुआ है। क्या हो गया है ये सब इन लोगों को? अवधपुर नाम के राज्य के राजकुमार सुमंगल बहुत सज्जन और दयालु थे। उनसे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता था। एक बार राजकुमार सुमंगल राज्य के किसी काम से वन के मार्ग से प्रवास कर रहे थे। उनके साथ राज्य के कुछ लोग थे। उनमें से एक व्यक्ति का पैर एक पत्थर से टकराकर मुड़ जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है। वो पैर आगे नहीं डाल पा रहा था। बाकी लोगों ने राजकुमार से कहा कि हम अब वापस चलते हैं। तब राजकुमार उन सबको वापस जाने को कहते हैं और खुद अकेले चलने लगते हैं। हरे भरे वन में जाते हुए वो वन का सौंदर्य देख रहे थे। अरे वाह, कितना सुंदर वन है ये। कितना घना और हरा भरा है। आज विश्राम करने के लिए ये स्थान उचित है। वैसे भी बहुत दूर का प्रवास करना है मुझे। शाम भी हो रही है। आज यहीं रुककर आज विश्राम करता हूँ। यहाँ तो बहुत सारे फल भी हैं। भूख भी मिट जाएगी। अंधेरा होने के बाद राजकुमार सुमंगल वहीं एक पेड़ के फल खाकर एक गुफा में रुक जाती हैं। रात हो जाती है और राजकुमार सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। राजकुमार सुमंगल की नींद खुल जाती है और वो गुफा से बाहर आती हैं। गुफा से बाहर आकर राजकुमार सुमंगल सामने देखते हैं और चौंक जाते हैं। अरे ये क्या है? ये मैं कहाँ गया? मैं तो उस वन में था। ये सब क्या है? ये कैसी माया है? राजकुमार सुमंगल अपने आसपास देखते हैं। वो अब भी उस वन में नहीं होते जहां वो कल रात को रुके थे। वो चलने लगते हैं। वो देखते हैं कि उस वन के स्थान पर वो एक नगर में पहुंच गए हैं जहां सब कुछ अजीब और विचित्र है। राजकुमार जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, सामने देखकर उन्हें आश्चर्य पर आश्चर्य हो रहा था। उस नगर में बहुत सारे पेड़ थे, परंतु वो पेड़ जमीन में नहीं अपितु आसमान में लटके हुए थे। ऐसी विचित्र नगरी है ये। यहाँ पेड़ आसमान से लटके हुए हैं और इसकी जड़ भी नहीं है। हे ईश्वर, मैं कहाँ आ गया हूँ? राजकुमार सुमंगल और आगे जाते हैं। तब वो देखते हैं कि झरना उल्टा बह रहा है। आमतौर पर झरने का बहाव ऊपर से नीचे होता है, पर इस झरने का पानी नीचे से ऊपर बह रहा था। ऐसे राजकुमार आगे देखते हैं कि रास्ते पर दो लोग मिलकर बैलगाड़ी खींच रहे थे और बैल उस बैलगाड़ी में खड़े थे। थोड़ी दूर एक घर के बाहर एक व्यक्ति रस्सी से बंधा हुआ था और एक कुत्ता कुर्सी पर बैठा हुआ था। अरे ये क्या? इस नगरी में एक के बाद एक विचित्र दृश्य दिखाई दे रहा है। कुत्ता कुर्सी पर बैठा है और उसका मालिक रस्सी से बंधा हुआ है। क्या हो गया है ये सब इन लोगों को? सब किससे पूछूं कि ये सब क्या है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिख रहा जिससे मैं बात कर सकूं। राजकुमार सुमंगल और आगे चले जाते हैं ये देखने के लिए कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उन्हें कुछ स्त्रियां दिखाई देती हैं जिन्होंने पुरुषों जैसे कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर तो राजकुमार सुमंगल चौंक जाते हैं। चलते चलते राजकुमार सुमंगल आगे जाते हैं और देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा राजमहल है। उस राजमहल को देखकर राजकुमार को खुशी होती है। इस राजमहल में मुझे कोई ऐसा मिल सकता है कि जिससे इस नगरी के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हो।
राजकुमार सुमंगल उस राजमहल के अंदर आते हैं और राजसभा में जाकर जो देखते हैं वो देखकर वो सर पर हाथ मारकर खड़े हो जाते हैं। उस राजसभा में उस नगरी के राजा महाराज हरिदास के सिंहासन पर एक सेवक बैठा हुआ था और महाराज हरिदास सेवक का भाला पकड़कर उसके बाजू में खड़े थे। ये देखकर राजकुमार, अरे ये क्या, इस नगरी का राजा ही ऐसा विचित्र है तो इस राज्य के बाकी स्थिति के विषय में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। राजकुमार सुमंगल ऐसा कहकर राजमहल से बाहर आते हैं। तभी उन्हें एक साधु दिखाई देते हैं। उन साधु को देखकर राजकुमार उनके पास आते हैं। साधु बाबा प्रणाम। कल्याण हो राजकुमार, आपके चेहरे पर बहुत सारे प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ साधु बाबा, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। एक तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं यहाँ इस विचित्र दुनिया में कैसे पहुंच गया, और यहाँ आने के बाद तो मैंने एक के बाद ऐसे विचित्र दृश्य देखे हैं कि कदाचित कोई स्वप्न में भी ऐसा न देख पाए। ये सब क्या है साधु बाबा? और जिस नगरी में सब ऐसे अजीब है, उसी नगरी में केवल आप ही ऐसे हैं जो सामान्य स्थिति में है। हाँ, ये नगरी विचित्र है, ये बात सही है, परंतु ये केवल विचित्र ही नहीं, रहस्यमय भी है। ऐसा क्या है इस नगरी का साधु बाबा? मैं अवधपुरी का राजकुमार अपने काम के प्रवास पर जा रहा था। वन में रुककर मैंने कुछ फल खाए और गुफा में जाकर सो गया। सुबह जब मैं उठा तब मैं इस विचित्र दुनिया में था। इस दुनिया के वृक्ष आसमान में तैर रहे हैं, ये कैसे संभव है? यहाँ प्राणी मनुष्यों की तरह बैठते हैं और मनुष्य बैलगाड़ी खींचते हैं। कुत्ता मालिक की कुर्सी पर बैठता है और मालिक रस्सी से बंधा हुआ होता है। इस नगरी की स्त्रियां भी पुरुषों के कपड़े पहनती है। हाँ, आपने जो देखा है वो सत्य है। यहाँ सब ऐसा ही है। आपने पूछा कि इस नगरी में केवल मैं सामान्य स्थिति में कैसे हूँ, तो उसका उत्तर है, मेरी तपस्या के कारण उस दुष्ट शक्ति का प्रभाव मुझ पर नहीं हुआ, इसलिए मैं ठीक हूँ। कौन सी दुष्ट शक्ति साधु बाबा? एक ऐसी शक्ति जिसने इस नगरी का नक्शा ही बदल दिया है, राजा को सेवक और सेवक को राजा बना दिया है। जब तक उस दुष्ट शक्ति का प्रभाव इस नगरी पर रहेगा, तब तक ये नगरी ऐसी विचित्र अवस्था में ही रहेगी। किसी भूत प्रेत ने इस नगरी को ऐसी अवस्था की है क्या साधु बाबा? नहीं, एक दुष्ट जादूगर ने, जादूगर मेघदत्त, वही इस सब का दोषी है। बहुत सालों पहले की बात है। इस नगरी में मेघदत्त नाम का एक जादूगर आया था। एक बार उसने सबके सामने अपने जादू का प्रदर्शन किया और सबका दिल जीत लिया। महाराज हरिदास ने उसका आदर सत्कार किया। मेघदत्त, आपने अद्भुत कला का प्रदर्शन करते हुए हमारा और हमारे सभी प्रजाजनों का मन प्रसन्न कर दिया है। मैं महाराज हरिदास आपसे विनती करता हूँ कि आप कुछ दिन हमारी नगरी में व्यतीत करें। अवश्य महाराज। मेघदत्त एक भवन में रहने लगता है। उसे पता चलता है कि इस नगरी के नीचे बहुत सारा सोना छुपा हुआ है। सुना है कि इस नगरी के मिट्टी में बहुत सारा सोना छुपा हुआ है। मुझे किसी भी स्थिति में वो सोना प्राप्त करना है, परंतु यदि मुझे वो सोना प्राप्त करना है तो मुझे इस पूरी नगरी पर अपना अधिकार प्राप्त करना होगा। तभी मैं इस भूमि की मिट्टी से सोना निकाल पाऊंगा। मुझे एक एक करके इस नगरी के प्रजाजनों से बात करके उनके घर खरीद लेने चाहिए। घर खरीदने के बाद ही मैं वो सोना प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा विचार करके मेघदत्त एक गरीब प्रजाजन हरिया से आकर मिलता है।
अरे जादूगर जी, आप यहाँ? हाँ, मैं मेरे एक व्यक्तिगत काम से आपसे मिलने आया हूँ। हाँ हाँ, बताइए। आप तो हमारे अतिथि हैं। आपकी सहायता करना तो हमारा कर्तव्य है। महाराज ने मुझे कुछ दिन आपकी इस नगरी में रहकर आदर आतिथ्य स्वीकार करने को कहा है, परंतु मैं विचार कर रहा हूँ कि ये नगरी इतनी अच्छी है कि मुझे सदा के लिए यहाँ रहने का मन हो रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, परंतु मुझे यहाँ सदा के लिए रहने के लिए कुछ एक घर की आवश्यकता होगी। आपके घर की स्थिति देखकर लग रहा है कि आप ज्यादा धनवान नहीं है। हाँ मेघदत्त महोदय, आपने सही पहचाना। हम तो गरीब किसान हैं। खेती ठीक से हुई तो धन प्राप्त होता है, नहीं तो कभी कभी पूरा साल गुजारने में दिक्कत हो जाती है। यदि ऐसा है तो मेरे पास एक उपाय है। उस उपाय से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अच्छा, ऐसा उपाय है? मैंने आपको कहा ना कि मुझे एक घर की आवश्यकता है। यदि आप अपना ये घर मुझे बेच देंगे तो मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। क्या? परंतु ये घर बेचकर हम कहाँ जाएंगे? फिर भी मुझे एक बार मेरी पत्नी से बात करने दीजिए। मैं उसे ये बात करके आपको बता दूंगा। मेघदत्त चला जाता है और हरिया अपनी पत्नी रोहिणी से बात करता है। तो क्या कहना है तुम्हारा? क्या जादूगर महोदय की बात हमें माननी चाहिए? उनका कहना तो उचित है, परंतु ये नगरी हमारी भूमि है। इसे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे और दूसरी नगरी जाकर हम क्या करेंगे? इस नगरी में हमारे सगे संबंधी रहते हैं। दूसरे स्थान पर जाकर वहाँ में कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारी बात सही है, परंतु वो हमें बहुत धन देंगे। हाँ, धन तो देंगे, परंतु वो धन समाप्त होने के बाद हम क्या करेंगे? नहीं, मुझे तो घर बेचने की बात सही नहीं लग रही है। खेती से धन प्राप्त नहीं हुआ तो हम कुछ कर सकते हैं, परंतु घर बेचकर सर पर जो छत है उसे हम नहीं गवा सकते। रोहिणी ना कहती है और हरिया जाकर मेघदत्त को बताता है कि वो घर नहीं बेच सकता है। मेघदत्त कुछ नहीं कहता है और नगरी के दूसरे लोगों के पास जाकर उनसे घर बेचने की बात करता है, परंतु कोई भी अपना घर छोड़कर, अपनी नगरी छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन हरिया के घर पर एक तोता आकर बैठता है और रहस्यमयी तरीके से कहता है, ये घर छोड़कर चले जाओ, आज इस घर की छत टूटकर गिरने वाली है। तोता बार बार यही बात दोहराने लगता है। हरिया और रोहिणी उस तोते की बात सुनकर चौंक जाते हैं। दोनों तोते की बात पर ध्यान नहीं देते और अपने घर में सो जाते हैं। रात हो जाती है और सच में घर की छत टूटकर गिर जाती है। अब हरिया को विश्वास आता है कि वो तोता सच कह रहा था। ऐसे ही वो तोता पूरे नगरी में घूमकर सभी प्रजाजनों के घर पर बैठकर यही बात करने लगता है। सभी डर जाते हैं और मेघदत्त के पास आकर अपने अपने घर बेचकर धन लेकर चले जाते हैं। महाराज हरिदास को ये बात समझ आती है। तब वो जादूगर मेघदत्त को बुलाते हैं। मेघदत्त महोदय, मैंने सुना है कि मेरे नगर के लोग अपने घर आपको बेचकर नगरी छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना है। मैं इस घर में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सबसे घर के विषय में पूछा था और सब मुझसे धन लेकर अपने घर बेचकर जा रहे हैं। परंतु उस तोते का क्या रहस्य है? वो तोता कहाँ से आया है और वो जो कहता है वो कैसे होता है? वो मेरा ही तोता है महाराज। आपकी नगरी के प्रजाजन तो नगरी छोड़कर जाने वाले हैं। अब मेरा अनुरोध है कि आप भी ये राजमहल छोड़कर चले जाइए। ये राजमहल मुझे देकर आप दूसरी नगरी चले जाइए। ये आप क्या कह रहे हैं मेघदत्त महोदय? मैं ये नगरी छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? महाराज, ये विश्व बहुत बड़ा है, आप कहीं भी जा सकते हैं, परंतु आप मेरी इस नगरी पर अपना अधिकार क्यों करना चाहते हैं?
वो मैं आपको नहीं बता सकता, परंतु मुझे ये नगरी चाहिए, ये बात सत्य है। नहीं, मैं आपको अपनी नगरी नहीं दूंगा। मैंने आपको एक उत्तम कलाकार समझकर आपका सत्कार किया, परंतु आप अपने स्वार्थ में मेरी नगरी हड़पना चाहते हैं। मैं आपको दंडित करके रहूंगा। महाराज हरिदास अपनी तलवार लेकर जादूगर मेघदत्त के पास आने लगते हैं। तभी वो तोता आकर मेघदत्त के कंधे पर बैठता है। मुझे दंड देने आ रहे हैं? आप अब देखिए मेरा जादू का कमाल। ऐसा कहकर मेघदत्त अपने हाथ उठाकर जादू करता है और अचानक वो नगरी बदलकर विचित्र बन जाती है। राजा हरिदास सेवक के स्थान पर खड़े हो जाते हैं और सेवक सिंहासन पर बैठ जाता है। पूरी नगरी में अचानक ऐसे विचित्र बदलाव हो जाते हैं कि कोई भी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता। तो ऐसा हुआ था उस समय। अच्छा, तो इसलिए ये सब ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, परंतु इस स्थिति में इन सबको बाहर कैसे निकालें? इन सबको इस स्थिति से बाहर निकालने का केवल एक ही उपाय है, और वो यही है कि उस दुष्ट जादूगर मेघदत्त के जादू का नाश करना। जब उसका जादू का नाश हो जाएगा तो ये सब अपने वास्तव रूप में आ जाएंगे। उस दुष्ट के जादू का नाश मैं करूंगा साधु बाबा, और इन सबको अपने वास्तव रूप में लेकर आऊंगा। ऐसे किसी निर्दोष की बुद्धि भ्रष्ट करने का दंड उसे मिलना ही चाहिए। कहाँ होगा वो दुष्ट जादूगर? वो जादूगर कहाँ है ये तो पता नहीं है, परंतु उसकी शक्ति उसके उस प्रिय तोते में है। वो तोता भी शक्तिशाली है। वो हर समय अपना रंग बदलता रहता है। यदि वो तोता पकड़ा गया तो जादूगर भी पकड़ा जा सकता है। आपका आभार साधु बाबा। आपने ये जो जानकारी दी है उसी के आधार पर अब मैं उस जादूगर को पकड़कर यहाँ लेकर आऊंगा। परंतु इस वन में इतने सारे तोते होंगे, आप उस तोते को कैसे खोजोगे? साधु बाबा, राजकुमार होने के कारण से मुझे शिकार करने का बहुत अभ्यास है, और शिकार करते समय 2-3 दिनों तक मैं भूखा रहकर पेड़ पर बैठ सकता हूँ। कभी न कभी तो वो तोता दिखाई देगा मुझे। राजकुमार सुमंगल वन में वापस आते हैं। वो एक घने पेड़ पर बैठ जाते हैं। वो पेड़ इतना घना था कि राजकुमार आसानी से उस पेड़ में छुप सकते थे। राजकुमार उस पेड़ में छुपकर बैठ जाते हैं। उस पेड़ पर बहुत सारे तोते आकर बैठ रहे थे और फल खा रहे थे, परंतु एक भी तोता का रंग नहीं बदल रहा था। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। अगले दिन राजकुमार सुमंगल कुछ विचार करते हैं और अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर जमीन पर फेंकते हैं। उनकी सोने की अंगूठी धूप में चमचमाने लगती है। उस चमक को देखकर वहां एक तोता आता है और उस अंगूठी को अपनी चोंच से स्पर्श करता है। उसके स्पर्श करते ही तोते का रंग बदलता है और वो सुनहरे रंग का बन जाता है। राजकुमार समझ जाते हैं कि ये वही तोता है। राजकुमार अपने साथ लाया हुआ जाल उस तोते पर फेंकते हैं और पेड़ के नीचे उतरकर उस तोते को पकड़ लेते हैं। राजकुमार उसे लेकर गुफा में चले आते हैं। बहुत देर हो जाती है और तोता वापस नहीं आया, इसलिए जादूगर मेघदत्त तोते को ढूंढते हुए पुकारने लगता है। मेरे प्रिय तोते, तुम कहाँ चले गए हो? कितनी देर हो गई वापस नहीं आए हो? कहाँ हो तुम? कुछ तो उत्तर दो मुझे। मेघदत्त ऐसे ही पूरे वन में घूमने लगता है। वो उस गुफा तक आता है। गुफा के अंदर से सुनहरा प्रकाश देखकर वो गुफा के अंदर चला जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि उसका प्रिय तोता एक पिंजरे में बंद है। ये देखकर मेघदत्त बहुत गुस्सा हो जाता है। तुम्हारा साहस कैसे हुआ मेरे प्रिय तोते को पिंजरे में बंद करने का? तुमने जो दुस्साहस किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तुमने महाराज हरिदास की नगरी को विचित्र और रहस्यमय दुनिया में बदल दिया, और वो भी बिना किसी कारण के।
अब जब तक तुम उसकी नगरी को फिर से सामान्य स्थिति में नहीं लाते, तब तक तुम्हारा ये तोता इस पिंजरे में बंद ही रहेगा। तुम मेरी जादू की शक्ति को नहीं जानते, मूर्ख राजकुमार। मैं अभी मेरी विद्या से मेरे तोते को इस पिंजरे से बाहर निकालूंगा। मेघदत्त उस पिंजरे पर जादू करने लगता है, परंतु उसके लाख प्रयास करने के बाद भी मेघदत्त का जादू पिंजरे पर नहीं हो रहा था। तोता पिंजरे के अंदर से चिल्ला चिल्ला कर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। मेघदत्त को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जादू काम क्यों नहीं कर रही है। तभी वहाँ साधु आते हैं। मुझे निकालो, मुझे बाहर निकालो। तुम्हारा जादू इस पर काम नहीं कर रहा है। इसका कारण कि ये राजकुमार पुण्यात्मा है। ये इतना सज्जन है कि ये किसी का भी अहित हुआ नहीं देख सकता। तुम्हें अपनी विद्या का इतना अहंकार हो गया है कि तुम ये भूल गए हो कि तुम्हारी कला की ये मर्यादा है कि वो किसी सज्जन और साधु पर काम नहीं करती। इसलिए राजकुमार के यहाँ होते और तुम्हारा तोता इसका बंदी है, तब तक तुम इस पर जादू नहीं कर सकते। साधु बाबा की बात सुनकर जादूगर मेघदत्त समझ जाता है कि अब वो राजकुमार को कुछ नहीं कर सकता है। तब वो कहता है, तुम क्या चाहते हो राजकुमार? मैं बस चाहता हूँ कि तुम महाराज हरिदास की नगरी को पूर्ववत कर दो और उसकी भूमि पर अपना अधिकार करने का सपना देखना बंद कर दो। नहीं, वो स्वर्ण भूमि है और वो भूमि मुझे ही चाहिए। ठीक है, यदि तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते हो तो तुम्हारे इस प्रिय तोते को अपने प्राण छोड़ने पड़ेंगे। जब ये तोता प्राण छोड़ेगा तब तुम्हारा जादू अपने आप समाप्त हो जाएगा। राजकुमार सुमंगल तोते को पिंजरे से बाहर निकालते हैं और उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। वो जादूगर को बताते हैं कि अब वो तोते की गर्दन मरोड़ने वाले हैं। तब नहीं, रुक जाओ। मेरे तोते की हत्या मत करो। मैं तुम्हें जो चाहिए वो देता हूँ। चलो, हम हरिदास की नगरी जाते हैं। राजकुमार फिर से तोते को पिंजरे में रख देते हैं। सब मिलकर रहस्यमय दुनिया में आते हैं। जादूगर अपनी विद्या का उपयोग करके राजा हरिदास की नगरी को अपनी वास्तव रूप में लेकर आता है। खुद को अपने सिंहासन पर देखकर राजा समझ जाते हैं कि अब सब ठीक हो गया है। राजकुमार, आपके कारण आज हमारी नगरी फिर से पूर्ववत हो गई है, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। यदि आप नहीं आते तो ये दुष्ट हमारे राज्य की भूमि पर अपना अधिकार करके हम सबको ऐसे ही मूर्ख बनाकर छोड़ देता। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब तो साधु बाबा की कृपा है। यदि वो मुझे जादूगर की शक्ति की मर्यादा नहीं बताते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। दुष्ट जादूगर, तुम फिर से कुछ ऐसा करो, इसलिए मैं इस तोते को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अगर ये तुम्हारे साथ रहा तो तुम अनुचित कार्य करते ही रहोगे। ऐसा कहकर राजकुमार सुमंगल साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने आगे के प्रवास के लिए निकल जाते हैं। राजकुमार पिंजरे में तोते को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। जादूगर मेघदत्त को अपने कर्मों का दंड मिल जाता है। राजकुमार दुनिया का रहस्य भंग करके राजकुमार सुमंगल एक अच्छा कार्य करके अपने साथ पुण्य का संचय करके चले जाते हैं।